पेज 72 का आखिरी पैराग्राफ। वो चिंगारी जो है वो पैदा होगी जिससे एक मशाल बनेगी और पहला एक ग्रुप एक्रोड में शुरू होगा। डॉक्टर बॉब और बिल अल्कोहलिक्स एनोनिमस नंबर 3 बिल डॉटसन से मिले और वो स्थायी रूप से सोबर हो गया। उसको एक आध्यात्मिक जागृति हुई एक्रोड के सिटी हॉस्पिटल में, और वहां से उसका उपचार जो था उसके सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई और वो शराब से मुक्त। अब आगे लास्ट पैराग्राफ पेज 72 पे आते हैं। डॉक्टर बॉब एंड बिल डी एंड आई went frantically to work with more of these alcoholic characters at the city hospital. इन्होंने अपना काम यहाँ बंद नहीं करा। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार शराबियों के साथ काम करना पड़ेगा उन तीनों को मिलके, ताकि वो खुद स्थायी रूप से सोबर रहे और आगे भी पीड़ित शराबियों की मदद करते रहे। दोनों कार्य होते, जैसे हमने कल देखा था पढ़ते हुए कि म्यूचुअल है, उनको खुद सोबर रहना है और दूसरों का भी उपचार करने में उनकी मदद करनी। We had a long string of failures, लेकिन असफलताएं जो चलती आसान नहीं है, और इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमें इस अपने 12 स्टेप कार्य में सफलताएं कब मिलेंगी, लेकिन एक सफलता हमेशा मिलेगी कि आप खुद सोबर रहे। ये सफलता हमेशा मिलेगी। उस हिसाब से हर 12 स्टेप कॉल है वो सक्सेसफुल। लेकिन जहां तक पीड़ित शराबियों को स्थायी रूप से सोब्रिटी दिलाने का काम है, वो होंगे कि नहीं होंगे हमारे हाथ में, ईश्वर के हाथ में। और असफलताएं मिलेंगी हम हर शराबी को, हम ठीक से वो पैगाम नहीं दे पाएंगे, मैसेज नहीं दे पाएंगे, वो हो सकता है तुरंत सोबर ना हो। तो यही उनका अनुभव था कि लॉन्ग स्ट्रिंग यानी कि कई लगातार असफलताएं। नोटेबल अमंग दिस हैड एडी। एडी आर की कहानी है, और सबसे बड़ा जो अनसक्सेसफुल असफलता का मिसाल एक है वो है एडी है, एडी आर। एडी आर एक मैनियक डिप्रेसिव टाइप का शराबी। आपको याद होगा हमने डॉक्टर्स ओपिनियन जब पढ़ा था बुक में, तो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने एक वर्गीकरण करा था शराबियों का 5 विभागों में। उसमें एक था मैनियक डिप्रेसिव टाइप, जो वायलेंट भी हो जाता है, हिंसक भी हो जाता है, और थोड़ा सा हिला हुआ दिमागी तौर पे। तो एडीआर उनमें से एक था। इनफैक्ट डॉक्टर बॉब एंड आई had tackled him just before our first visit Bill D. जैसे कल राजेश जी बता रहा था कि जब इनको इसको आराम से अल्कोहलिक्स नंबर 3 का पद भी मिल सकती थी, क्योंकि जब बिल डॉटसन से मिलने गए थे उससे पहले ही एडीआर से मिल चुके थे। लेकिन क्योंकि वो स्थायी रूप से तुरंत सोबर नहीं हो सका, इसलिए वो अल्कोहलिक्स नंबर 3 का पदवी उसको नहीं मिली, और वो इन एंड आउट होता रहा अपने इस रिकवरी जर्नी में। लेकिन इससे संपर्क उन्होंने पहले ही कर लिया। एवरी टाइम एडी गॉट ड्रंक ही वांटेड टू जंप अप द क्लीवलैंड डॉक्स। जैसे मैंने कहा था, मैनियक डिप्रेसिव टाइप का शराबी था, और जब शराब पी लेता था तो हिंसक हो जाता था, दिमाग घूमने लगता था, और क्लीवलैंड की चट्टानों में से कूदने का प्रयास करता था। Once when angered, he had tried to emphasize the point by waving a knife at Anne and me. एक बार ये तो इतना हिंसक हो गया था कि एक कसाई की जो छुरी होती है, बुचर्स नाइफ, मांस काटने वाली, काफी बड़ी होती है वो, और उससे वो धमका रहा था, कुछ अपना पक्ष रख रहा था किसी चीज का, और इतने हिंसक व्यवहार से वो अपना पक्ष रख रहा था कि वो एक छुरी लेके और एन और बिल डब्ल्यू के सामने वो छुरी हिलाते हुए अपना पक्ष रखता था। इस हिसाब से वो हिंसक हो जाता था, इस हिसाब से उसकी चाल चलन। He finally did make the grade and recently wrote me that he had been sober for 7 wonderful years. 1955 में अगर ये लिखा गया है, ये लिख रहा है अगर 55 से 56-57 में, तो उसको ये शपथ मिली थी कि 7 साल से वो सोबर था। और एक इतिहास में कहीं मैंने पढ़ा था कि वो जो डॉक्टर बॉब के फ्यूनरल में आया था 1950 में, वो 1 साल सोबर। तो ये 1956 की बात कर रहा होगा, 7 साल सोबर। तो लगातार वापस आने से, आते रहने से, कीप कमिंग बैक, यहाँ पे कीप कमिंग बैक की एक शिक्षा मिल रही है। वापस आता रहो तो सोबर हुआ, और ये 7 साल की सोब्रिटी उसकी 1956 में थी।
So Eddie, our first failure, so called, is today a success. उस टाइम तो असफलता लग रही थी, आज वो एक सफलतापूर्वक स्थायी रूप से सोबर मेंबर है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। उसमें एक सीख मिल रही है हमको यार कि यू नेवर नो, इन एंड आउट करने के बाद इफ वन कीप्स कमिंग बैक देन सस्टेन सोब्रिटी इज पॉसिबल। यानी कि जो हम पहले लगता है कि सो कॉल्ड फेलियर था, और फेलियर यहाँ पे थॉमस ने मतलब किया है कि उसको एक असफल घोषित कर दिया था उन्होंने भी, इसके साथ सफलता प्राप्ति कर सकती है, और फेलियर के श्रेणी में इसको डाल दिया था, लेकिन वो अल्टीमेटली सोबर। सो वन शुड नेवर गिव अप होप। Then from another quarter we turned up the price, एक प्राइस पुरस्कृत हुए ये एक, और बिग बुक में इसका वर्णन है, डेविल में केयर एटीट्यूड वाला चैप्टर, और ये उम्र में थोड़ा सा अवस्था में था, और इसका नाम था अर्नी। आई गेस दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ एज यंग पीपल्स डिपार्टमेंट। ये पहला केस था, एक युवावस्था में आदमी मेंबर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। ये भी संभव हुआ, और इस बात का भी पुष्टिकरण हुई कि कम उम्र में भी लोग जो है वो अगर रॉक बॉटम हिट कर लेते हैं अपना, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके, एंड ही इज एन एग्जांपल ऑफ दोज हु स्टॉप्ड इन टाइम, और वो स्थायी रूप से सोबर हो सकते हैं। ये था अर्नी, जिसको हम बोल सकते हैं ए नंबर 4। He had been a terribly wild case, yet he caught on very quickly to become A number 4. A number 4 काफी वाइल्ड था ये, डेविल में क्या एटीट्यूड था ये, इसको धर्म से भी संकट था, परेशानी थी समझने में, और ये अपनी मर्जी मनमानी करता था, थोड़ी सी उसकी उम्र प्रकार से थी, लेकिन ये भी स्थायी रूप से सोबर हुआ, और इस बात का पुष्टिकरण हुआ कि कम उम्र में भी लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ सकते हैं और स्थायी रूप से सोब्रिटी प्राप्त कर सकते हैं। As I remember it, we straightened up only 2 more during the whole summer in Akron. पूरा ग्रीष्मकाल एक्रोन में बीत गया, और केवल इसके बाद 2 और लोग वो कहते हैं सोबर कर सके। और मेरे को अगर याद आ रहा है ठीक से, तो बिग बुक कहता है कि समर के एंड होते होते यानी कि सितंबर तक 7 जने सोबर हो गए थे। By September, my proxy fight backers had got tired again. I had to go home. तो जो प्रॉक्सी वॉर चल रही थी, जो लड़ाई चल रही थी, उस छोटी सी मशीन टूल्स के नियंत्रण के मुद्दे पर, वो लोग भी थक चुके थे, एक तरीके से थक हार के वो शिकस्त अपनी मान चुके थे, और इस सब के हेतु उन्होंने बिल डब्ल्यू को बोला कि अब भैया हम तेरे को और पैसे नहीं भेज सकते, ये लड़ाई हम यही खत्म करते हैं, हम थक गए। तो इस इस पे नजर डालते हुए फिर बिल डब्ल्यू को भी ऐसा लगा कि अब यार रहने का कोई फायदा नहीं, तो ना वो उसको लिए कुछ फंडिंग करेंगे तो रह सके, कोई आर्थिक मदद करने से उन्होंने मना कर दिया, और बोला कि लड़ाई यही समाप्त करते हैं, प्रॉक्सी वॉर जो है। तो बिल डब्ल्यू को वापस न्यूयॉर्क आना। राइट हेयर आई वेंट ऑन टू सेट ऑन रिकॉर्ड। ये तो होगी इसको एक्रोन में उसका जो तजुर्बे हुए, उसका जो अभियान था, बिल बॉब से मिला, और वहां पे कैसे स्थापित करा अल्कोहलिक्स एनोनिमस को शराबियों के साथ काम करते हुए। तो ये देखो, मई में गया था, सितंबर में वापस आया, तो 4 महीने की अवधि उसने एक्रोन में जो लगाई, ये एक हिसाब से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एक शुरुआत सी थी, कुछ वहां पे हुआ पहला जो दौर था अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। यहाँ पे बिल डब्ल्यू एक श्रद्धांजलि और एक अप्रिसिएशन अपना एक्सप्रेस करना चाह रहा है हेनरीटा सिबल, जिसने डॉक्टर बॉब से उसको मिलाया था, और विशेष रूप से यहाँ पे मेंशन कर रहा है वो कि राइट हेयर आई वांट टू सेट ऑन रिकॉर्ड द टाइमलेस ग्रेटिट्यूड that A's will always have for Henrietta Seible. Henrietta Seible प्रति जो आभार है, टाइमलेस, यानी कि इस आभार की कोई समय सीमा नहीं है, हमेशा ही रहे। She who first brought Dr. Bob and me together, सबसे पहला इसका कंट्रीब्यूशन किया, योगदान और अहम योगदान, उसने डॉक्टर बॉब को बिल से मिलाया, जहाँ से दोनों को फोटो पहले आपस में मिले, और वहां से इजाद हुआ, शुरुआत हुई इस बात का बिल्डअप का आभार प्रकट करता है। Of the 10 people whom I had been directed by clergyman Walter Tunks, Henrietta was the only one who had understood enough and cared. 10 नंबर दिए थे वॉल्टर टंक्स पादरी ने,
बिल डब्ल्यू को, जब वो मेफ्लावर होटल में था, और 10वां कॉल जो था आखिरी जो उसने हेनरिएटा साहब ने किया, कह रहा है कि वो इकलौती महिला थी जिसने उसकी बात को समझा और अंडरस्टूड इनफ एंड केयर्ड इनफ। लेकिन सिर्फ समझा नहीं, उसने इस चीज के प्रति अपनी सहानुभूति भी व्यक्त करी, और इस चीज के लिए उसको एक तरीके से उसके हृदय में एक इस चीज को लेकर उसके साथ हृदय में एक फीलिंग आई कि हाँ ठीक है, मैं मदद करना चाहती हूँ। शी केयर्ड। अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इनफ, अंडरस्टैंडिंग कपल्ड विद केयर इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे केयर, अंडरस्टैंडिंग के साथ केयर भी थी, एंड दिस हैड बीन ओनली द बिगिनिंग ऑफ हर मिशन। लेकिन वो यहाँ रुकी नहीं, इस सिर्फ एक शुरुआत थी उसके अभियान की। ड्यूरिंग द फर्स्ट समर एट एक्रोन, शी अफेक्शनेटली काउंसल्ड many an alcoholics family, just as Anne was doing. तो कई परिवारों के साथ वो संपर्क पाई, उन परिवारों के साथ उसने काम किया, उनको काउंसलिंग करी, यानी कि उनको समझाया, उनको उनके साथ एक वार्ता में आई वो, और उनको अपनी सहानुभूति भी दी और अपना तजुर्बा भी दिया कि शराबियों के साथ कैसे काम करना है। और ये थोड़ी सी ये आध्यात्मिकता की तरफ उसका जवाब था, झुकाव था, क्योंकि ये खुद भी कई परेशानियों से निकल चुकी थी, गुजर चुकी थी अपनी जिंदगी में, अपने सास ससुर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। तो ये उस चीज में से गुजरी हुई थी। आध्यात्मिकता के जरिए से वो अपना जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रही थी, और ये तजुर्बा उसने परिवार वालों को दिया, जो शराबी पीड़ित शराबी के परिवार वालों को उसने यहाँ पे बहुत मदद की, जैसे कि एन ने भी। डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी हैड नो डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ अल्कोहल। देखो यहाँ पे ये इस बात का भी वो बिल डब्ल्यू यहाँ पे इस बात को भी सराहना कर रहा है कि इसको एक शराबी पीड़ित शराबियों के साथ तजुर्बा कोई नहीं था, उसके घर में कोई पीड़ित शराबी नहीं था जिसके साथ उसने काम किया हो, या उसने झेला हो उसको, या उसको पता हो शराबी पर क्या चीज होती है। इस बारे में कोई तजुर्बा ना होते हुए भी उसने बहुत सारी इस दिशा में कार्य करे, और शराबियों, पीड़ित शराबियों के परिवारों के साथ काम किया, तो एक मदद करी। Henrietta had a rare capacity for identification. फिर भी उसको पहचान, एक आइडेंटिफिकेशन मिलती थी। Therefore, she was eagerly sought out for her great spiritual insight and the help she could give. Spiritual insight, इसकी आध्यात्मिकता की तरफ जो इसका दृष्टिकोण था, वो उसकी वजह से वो मदद कर। What Alcoholics Anonymous owes to her will always be beyond anybody's reckoning. कि शब्दों में और मतलब समझ के परे इसके प्रति जो आभार है अल्कोहलिक्स, वो कोई भी कभी समझ नहीं पाएगा। एंड डॉक्टर बॉब्स डेट एंड माइंड आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। और सबसे बड़ा योगदान तो ये है कि डॉक्टर बॉब और डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू का जो इसने एक मिलन कराया था, उनकी मीटिंग सेट करी थी, उसके प्रति उसने जो मेहनत करी थी, उसकी जो उसके प्रति उसने उसका जो रोल था, वो सबसे ज्यादा आभार उस चीज का डॉक्टर बॉब। और अब बिल डब्ल्यू का बयान खत्म हो गया है एक्रोन का, वो वापस न्यूयॉर्क जा रहे हैं। बाय द टाइम आई गॉट होम, और हम अपना रुख बदलते हैं, अब एक्रोन से वापस न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, और अब वो बिल अपने घर पहुंच गया न्यूयॉर्क में। आई वॉज एंडोर्ड विद लिटिल मोर ह्यूमिलिटी, a little more understanding and considerable more experience. तो क्या प्राप्त इस एक्रोन में 4 महीने गुजरने के बाद? वो कह रहा है 3 बेसिक चीजों को क्या मिली वहां से वापस। लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अब शराबियों के साथ काम करके उसको शराबीपन की बीमारी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हुई, समझदारी। कंसिडरेबल मोर एक्सपीरियंस, यानी कि तजुर्बा भी प्राप्त हुआ उसके साथ काम करने का। एंड सबसे ऊपर जो लिखा है, अ लिटिल मोर ह्यूमिलिटी, एक विनम्रता, एक ह्यूमिलिटी, जो शायद वो पहले लैक कर रहा था। भैया मैं सोबर हो गया हूँ, एक्सपीरियंस मेरे को हुआ है, और वो उस चीज को एक तरीके से थोप रहा था लोगों के ऊपर, और वो इस चीज को लेके उसके साथ उसके अंदर एक स्पिरिचुअल ईगो आ गई थी कि हाँ ठीक है, मेरे साथ हुआ है और औरों के साथ भी हो सकता है, इनके साथ पता नहीं हुआ, मेरे साथ। लेकिन उसको समझ में आ गई थी, और थोड़ा सा इसमें विनम्रता, ह्यूमिलिटी आ गई थी। तो ये 3 चीजें उसने प्राप्त करी मुख्य तौर पे एक्रोन में 4 महीने बिताने के बाद वापसी। वेरी स्टोडिया ग्रुप began to take shape in New York. न्यूयॉर्क में भी करने लगा। लुइस, not content with nursing me all those years, thought it wonderful if we filled the old family house in Clinton Street with alcoholics. Clinton Street में घर था लुइस का, लुइस के फादर का। लुइस के फादर घर छोड़ के चले गए थे, उन माता जी का निधन हो गया था।
वो घर खाली पड़ा था। तो उसने कहा कि इस घर में हम अल्कोहलिक्स को अगर ठहराएं, उनकी मदद करने की कोशिश करते तो कैसा रहेगा। और बिल डब्ल्यू को भी ये आइडिया जो है पसंद आया। उन्होंने वहां पे ये पीड़ा उठाया कि शराबियों को वहां पे रख के और उनके सुधार में, उनके उपचार में कोशिश करेंगे। Her mother had passed away. मदर देहांत हो गया था। फादर अ डॉक्टर हैड मूव्ड एल्सवेयर, सो व्हाई नॉट? घर खाली पड़ा था तो क्यों नहीं ये काम किया जाए। We thought we could feed our charges at low cost and pick up a lot of knowledge about alcoholics. काफी जानकारी प्राप्त करी जा सकती है alcoholics के बारे में हमको साथ रख। As it turned out, we did not sober up a single. फिर कोई हुआ कि कोई भी alcoholic से sober नहीं हुआ, लेकिन उनको मिला क्या इस चीज से? But we did pick up a lot of knowledge. ज्ञान बहुत प्राप्त हुआ, शराब समझदारी बहुत। We used to have as many as 5 in a house at a time. एक बारी में भाई साहब कैसा चुनौती भरा काम है, एक बारी में 5 शराबियों को एक साथ रखते हैं। और सुधार में नहीं है वो पी रहे हैं। They're active into active alcoholism. And sometimes they would all be drunk at once. और एक ही समय पे पांचों जो है वो पी के टुन है। कितना बुरी हालत होगी आप उस घर की। सोचो आप, यहाँ 5 शराबी हैं अलग अलग प्रकार के और सारे पिए हुए हैं और उनके साथ काम कर, एक बहुत चुनौती भरा काम है और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा उनको। हिंसक भी हुए थे वो, कई चीजें हुई हैं उसके दौरान। और वो यहाँ आगे बता रही है कि one day we came home to find a drunk swinging a piece of 2x4 on another down at the cellar. Piece of 2x4, ये मेरे को समझ में नहीं आया क्या है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें रिसर्च किया। तो पीस 2x4 एक लकड़ी का टुकड़ा है 2 इंच बटा 4 इंच का, लकड़ी का ठोस ब्लॉक, जो कारपेंटर्स यूज करते हैं, बढ़ई लोग यूज करते हैं वुड वर्क, किसी लकड़ी की चीज का निर्माण करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो काफी, आप सोचो 2 इंच बाय 4 इंच का ठोस लकड़ी का टुकड़ा अगर मैं फेंकूं तो काफी वो डैमेज कर सकता है, आघात पहुंचा सकता है सामने वाले। वो हिंसक भी हो जाते थे शराबी और एक दूसरे के ऊपर ये लकड़ी के टुकड़े फेंक रहे थे और किसी को चोट भी लग सकती है। ये चीजें हो रही थी उस घर के अंदर। आई डोंट रिमेम्बर व्हाट देयर रिजेंटमेंट वाज। दूसरे को एक दूसरे के प्रति क्या द्वेष था क्या नहीं था वो इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि वो दोनों शराबी थे और शराब पी रहे थे। तो उसके चलते हुए उसके अंतर्गत ये हिंसक घटनाएं जो थी वो उनके घर में हो रही थी। कहने का मतलब था कि गया। On another occasion, we had been away for a week, leaving only one problem drinker alone in the house, and we came back to find him dead, a suicide. ये mentioned है। एक आदमी जो था बिल्डर बड़ी के साथ कहते हैं कि उसको हमारा बताया हुआ मार्ग, हमारी समाधान था, वो समझ में नहीं आया और उसने आत्महत्या कर। एक हफ्ते के लिए वो कहीं बाहर गए थे, उसको अकेला छोड़ के, और वापस आए तो वो मृत पाया गया घर में। उसने आत्महत्या कर दी। तो ये सब अलग अलग सब की दुखद घटनाएं जो थी वो उनका सामना भी उनको करना पड़ा इन शराबियों के साथ काम। लेकिन फिर भी वो लगे रहे। We continued our work on alcoholics, some of them in Sam Shoemaker's Oxford group, some at Calvary Mission and some at Charlie Towns Hospital. तो एक्रोन में कहाँ काम किया उन्होंने? ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथ काम किया और एक्रोन सिटी हॉस्पिटल में काम किया। यहाँ भी वही जरिया उन्होंने अपनाया। ऑक्सफोर्ड ग्रुप वालों के साथ सैम शूमेकर के कैलवरी मिशन में काम किया और चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल, जहाँ पे बिल डब्ल्यू का उपचार हुआ था और उसका आध्यात्मिक अनुभव हुआ था, वहां पे जाके डॉक्टर सिल्कवर्थ के मरीजों के साथ काम। और यहाँ पे मेंशन किया उसने, गुड ओल्ड सिल्कवर्थ रिस्क्ड हिज रेपुटेशन बाय लेटिंग अस सी देम। इस जोखिम भरा काम था डॉक्टर सिल्कवर्थ की। शराबी पर एक बीमारी नहीं घोषित करी गई थी और वो हॉस्पिटल बनाया गया था पीड़ित शराबियों के लिए। और पीड़ित शराबियों को अगर ये बोला जाए कि या उपचार की तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हें एक आध्यात्मिक जागृति की जरूरत है, और वहां पे इन लोगों को आमंत्रित किया जाता था उन शराबियों के साथ काम करने के लिए। तो दिस वाज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद मेडिकल इंटरेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स। ऐसा लगा कि ये तो डॉक्टरों की क्या जरूरत रहेगी अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मैसेज से लोग सोबर होने शुरू हुए। तो उनके लिए तो ये डॉक्टरों के पेट में लात मारने वाली बात थी। तो ये जोखिम लिया डॉक्टर सिल्वर, अपने प्रोफेशन की परवाह ना करते हुए अपने व्यवसाय को एक खतरे में डाल उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस का वहां पे एक खुली छूट दी, उनको आमंत्रित किया कि वो
के शराबियों के साथ काम करें, उनके उपचार में सहायता कर सकें। And I continue to find, however, that if we permitted alcoholics to become too dependent on us, they were apt to. अपनी निर्भरता एक शराबी की कितने हद तक होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर, ये भी एक प्रश्न है। और लुईस का ये कहना था कि अगर वो पूर्ण रूप से हमारे ऊपर ही निर्भर रहेंगे तो अपने उपचार की प्रक्रिया में वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो उनकी थोड़ी सी मदद करके उनको आजाद छोड़ देना चाहिए। एंड दे शुड लर्न टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। उनको अगर स्थायी रूप से सोबर होना है तो उनको अपने पैरों पे खड़ा होना सीखना पड़ेगा, सेल्फ सपोर्टिंग। In that fall of 1935, a weekly meeting took shape in our Brooklyn parlor. In spite of much failure, a really and solid group finally developed. जैसे धीरे धीरे करके सॉलिड ग्रुप न्यूयॉर्क में भी बना। और जब सॉलिड ग्रुप में न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं तो पहले दो मेंबर जो थे न्यूयॉर्क के 1 और 2, उनका उनका नाम लेना जहाँ पे जरूरी है, वो है हेनरी पाकहर्स्ट एंड फिट्जमेयर, बोथ आउट ऑफ टाउन हॉस्पिटल। दोनों का उदाहरण भी डॉक्टर सिल्फवर्थ ने अपने लेख डॉक्टर से किया। इन दोनों का उदाहरण देते उन्होंने कहा कि कैसे इस समस्या का समाधान होते हुए हैंक पाकहर्स्ट और फिट्जमेयर। Following them, more began to make real recoveries। और धीरे धीरे ये न्यूयॉर्क का ग्रुप बढ़ता गया और लोग सुधार की प्रक्रिया में आते रहे। तो ये थी एक न्यूयॉर्क की क्या स्थिति उभर के आ रही थी। एक्रोन की हमने देखी, अब ये न्यूयॉर्क में स्थिति उभर के आ रही थी, कैसे लोगों का प्रचार हो रहा था, कैसे नया ग्रुप फॉर्म हो रहा था। और हम आई थिंक मुकेश विल स्टॉप हो गया, यही विराम लेंगे एंड स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ ऑफ पेज 74 tomorrow. Thank you. Patient back. थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच। बेहतरीन, ये और एलोबरेट करें सर। हेलो। हाँ जी सर। नमस्कार जी, देखना मेरी आवाज आ रही है मुकेश जी? हाँ सर, दिखाई तो नहीं दे रही, सुनाई दे रही है, आ रही है आपकी आवाज सर। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम ब्रजेश, मैं एक शराबी हूँ। धन्यवाद सर्विस के लिए मुकेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, वंडरफुली एक्सप्लेन्ड। और रमेश भाई, थैंक यू सर्विस के लिए। अब लगभग 20 से 25 लोगों का नाम ले दिया जी इन 1.5 पेजों में। ये बिल ही कर सकता है भाई साहब, ये BW कर सकता है। लेकिन सबसे पहले वो आईडीआर की तो बात कई दिनों से चल ही रही है कि वो आईडीआर, और एकदम पागल टाइप आदमी, बिल्कुल है ही नहीं अपने आप में। और मिनिस्टर जेसी राइट ने ये केस दिया था हम लोगों को। और सच में यार, ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में जाने से पहले इस बंदे पे काम हुआ था, और ये सोबर भी था। मतलब देखो कितने बड़े बड़े चांस इस आदमी के हाथ में थे, कोई भी नंबर इसके हाथ में आ सकता था। लेकिन नहीं, वो भगवान ने अपने तरीके से काम करना था। और फिर जो अब वो एक अल्कोहलिक अथीस था, जैसे लुइस ने थोड़ा सा इसके बारे में जो लिखा है वो थोड़ा सा बात करता हूँ। और लुइस ने बात करी है कि BW ने बहन से एक ना मेरे को लेटर लिखा था कि आईडी एक अल्कोहलिक अथीस है, अभी अभी काम करने लगे थे ये शराबियों पे। और उस हफ्ते काफी लेटर BW ने लिखे हैं लुइस को, और उन लेटर से प्रॉपर पता चला कि इसने ये पूरे तरीके से वो कर लिया है। और ऑक्सफोर्ड ग्रुप में ले जाके इससे सारे के सारा वो ही बिगेन विटनेसिंग ऑफ हिज क्रेडिटर और चेंजिंग रैपिडली। और अब अलग अलग हॉस्पिटलों में इस बंदे का इलाज भी हुआ था। हालांकि ये पहला बंदा है, मैंने देखा है टाउन हॉस्पिटल में भी गया है, चार्ली भी टाउन के पास भी इसने इलाज करवाया, चार्ली वाले टाउन हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में, और सिटी हॉस्पिटल में भी। मतलब ये घूम घूम के हो रहा था इस बंदे का काम। और पहले तो इन लोगों को लगा कि इस बंदे को एसलम में डालना चाहिए, भाई साहब ये पागल आदमी। अब मेन क्या कारण था? मेन कारण था इन पति पत्नी की लड़ाई बहुत ज्यादा है। कमिटी ने डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर में लिखा है कि बॉब और बिल मतलब वो कमरा दे दिया जी, सेकंड फ्लोर का, मतलब कुछ दिन बेटे वाला कमरा दे दिया इसको, और लॉकअप कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। भाई साहब ये ड्रेन पाइप से नीचे उतरा और वो सोच रहे ऊपर बंद है, और ये पीपा के आ गया और बाहर लगा हंगामा करने।
और मतलब वो जो मैनिपुलेटर टाइप के अल्कोहलिक होते हैं ना कि कभी वो बिल्कुल शांत सा आदमी और बिल्कुल वैसे बहुत नोबल सा आदमी, और बिल्कुल लोगों के सामने बड़ा अच्छा व्यवहार करता था। ये डॉक्टर बॉब की बेटी ने इसके बारे में लिखा है। लेकिन वो जैसे ही वो हट जाते, ये बॉब या बिल कहीं भी जाते तो वो पिटाई करना शुरू कर देता। और कारण क्या था? कारण था ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जो रिसैचुएशन वाला, मेंड वाला, जो कन्फेस्ड वाला पार्ट था, वो इन्होंने एक दूसरे से कर लिया था। और वो ईमानदारी से उसकी पत्नी ने उसको बता दिया था कि भैया ये मेरे रिलेशन थे कहीं भी। वो ये जो हमारा नॉन स्टेप का है ना, एक्सेप्ट व्हेन टू डू गुड इंजुरी टू अदर, ये 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 बड़ी मिस्टेक जो है ये हम लोगों ने सीख ली इस केस से। ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि खासकर सेक्स वाला जो पार्ट होता है वो, हालांकि इसकी वाइफ का नाम भी रुथ था और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी वो, परिवार ये भी काफी बड़ा था। लेकिन वो जो मिस्टेक है ना वो भारी पड़ी थी बच्चे। वो जो उसने कबूल कर लिया कि मेरे कहीं रिलेशन थे या कुछ इस प्रकार से, और इस प्रकार के इस आदमी के किस्से रहे। ये बचन वाली ये जो स्टोरी है, वो जो नाइफ उठा लिया था इसने मारने के लिए एन को, एन ने दो मेंबर को ये वाली कहानी बताई थी और उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से मतलब बताई थी। एलजी और जॉन आर, दो मेंबर, ये 1939 में हुए थे सोबर। लेकिन एन ने इनको जो स्टोरी बताई थी उसके अकॉर्डिंग वो स्मीटी को लंच देने जा रही थी और इसको पहले नहीं दिया। मतलब खाने का इतना वो था, ये भूखा तो नहीं बोलूंगा, पता नहीं क्या वर्ड निकल जाए। लेकिन इसने क्या करा, वो सीढ़ियों के बीच में कूद के बीच में रोक लिया और हमला कर दिया, मतलब एन के ऊपर चाकू से। भैया पेशेंस देखना, इन इन लोगों की पेशेंस देखना कि कोई अल्कोहलिक आपने घर में टिका रखा है, फ्री में खाना पीना सब कुछ दे रहे हो, अपने बच्चे के लिए खाना लेके जा रही है और बीच में कूद के आ गया। और बिल ने यहाँ पर बड़ी समझदारी दिखाई कि उसके हाथ से, मतलब एन वो नीचे बैठ गई, लॉर्ड प्रेयर लगी करने, और मतलब वो हाथ जोड़ लिए या इस प्रकार से लगी करने, और कुछ देर बाद शांत हुआ। और कैसे जो है वो बीच में से उसने एकदम बिल ने कूद के जो है वो चाकू पकड़ लिया। तब उनको बाद में महसूस हुआ कि इस प्रोस्पेक्ट को छोड़ देना चाहिए भाई साहब, ये बंदा। और फिर इस आदमी को जो देखा गया, हालांकि दो बार उन्होंने जिक्र करा है। एक तो वो कंट्री क्लब में मीटिंग होती थी एडीआर को, एक बार वहां देखा गया था, और दूसरी बार जो है वो 1950 में डॉक्टर बॉब के अंतिम संस्कार में बिल डब्ल्यू को मिले थे, तब उन्होंने बताया था। और विमल जी भी कोड कर रहे थे, पता नहीं कहाँ कौन सी किताब का, हाँ, डॉक्टर बॉब एंड गुंगो टाइमर का, कि वो लिखा है उन्होंने कि 7 साल की रिकवरी है। अब जब ये इस किताब को लिख रहे हैं तो 7 ईयर की उनकी रिकवरी है, यानी कि 1949 में बंदा सोबर हुआ जाके। अर्नी जी का भी लगभग, लेकिन यंग, एक अर्नी जी दामाद बने थे डॉक्टर बॉब के। हालांकि ये मैं हिस्ट्री तो इतने लोगों की है वो तो कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन ये मोटा मोटा मैंने पहली बार किसी किताब में डॉक्टर बॉब को किसी व्यक्ति को गालियां देते हुए सुना था एक मीटिंग। मतलब अर्नी जी था उस मीटिंग में, और डॉक्टर बॉब पहुंचे, उनको पता लगा कि इसमें, क्योंकि इनकी मर्जी के खिलाफ जो है वो डॉक्टर बॉब की जो डॉक्टर बेटी थी उसके साथ इसने मैरिज करी थी, दामाद बना था ये। हालांकि बाद में इनके साथ कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा कभी हुआ, लेकिन ये इसे रिकवरी नहीं मिली। ये कभी भी उस तरीके से ये रिकवरी नहीं ले पाया। इसकी स्टोरी भी है 7 मंथ स्लिप की, हमने पढ़ी भी हुई है। और इसका तो बड़ा लंबा इतिहास रहा है, उस तरीके से जिस तरीके से इस आदमी ने वो करा है, लेकिन कभी भी रिकवरी नहीं है। और इनके घर में भी यार इंसिडेंट, इसको भी अगर देखे जाए तो इनकी बेटी ने भी सुसाइड करा था। मतलब डॉक्टर बॉब की धोती बोलेंगे ना, बेटी की बेटी ने भी अल्कोहलिज्म के कारण ही सुसाइड करा था। वो किस्सा मेरे को बहुत, मतलब बड़ा भयंकर सा लगता है भाई साहब। जो मतलब ये हम बोलते हैं ना कि वो शिफ्ट हो जाती है बीमारी हमारी, हमारे बच्चों में, बच्चों के बच्चे में। हालांकि अडॉप्टेड बेटी थी यार, लेकिन अर्जुन जी तो अल्कोहलिक था ही ना। तो इस प्रकार से इनका भी बड़ा एंड सी एंड बड़ा वो हैपनिंग वाला है। और ये चीज जो है वो अर्नी जी को जो है वो खा गई। हालांकि ये नॉट रहा, लेकिन वो जब इसकी बेटी ने जब सुसाइड करा अल्कोहलिज्म के कारण, तो फिर ये झेल नहीं पाया और फिर इनकी मतलब वो अंत बड़ा दुखद रहा।
उसके बाद देखें तो और भी ये जो जिनको अभी देख लो, कोई बंदा छोड़ा नहीं बीडब्ल्यू ने, वाल्टर टंग को, अनीता शिवलिंग को, इनका कहाँ से भाई साहब, अच्छा कैसे चुकाएंगे हम लोग? क्या क्या फायदा था इन लोगों का? भाई अल्कोहलिक तो अल्कोहलिक की मदद करेगा क्योंकि उसको खुद सोबर रहना है। इन लोगों को क्या मतलब वो था, पैसे दिए, मेफ्लावर होटल के अनीता ने पैसे दिए, अपने पुश्तैनी क्लब में ठहरा दिया कि तू जितने दिन यहाँ पर काम करना चाहता है शराबियों के साथ कर, और भी शराबियों के साथ लगी कर दे। लेकिन बाद में अल्कोहलिक ये फ्रेंड ये उस प्रकार से बन नहीं पाई क्योंकि ऑक्सफोर्ड ग्रुप पर बड़ी कट्टर ऑक्सफोर्ड ग्रुप पर थी। और जब क्लीवलैंड ने 1939 में हम लोगों ने जब हमें नाम मिल गया अल्कोहलिक एनोनिमस, और हमने ऑक्सफोर्ड ग्रुप से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया। लेकिन डॉक्टर वॉग और बिल डब्ल्यू के मुंह से मैंने ऑक्सफोर्ड ग्रुपर के लिए कभी कोई हार्ड वर्ड नहीं सुना। बनते गाली गलोच, लड़ाई झगड़े हुए बीच में। क्लेरेंस स्नाइडर के साथ तो बहुत ही ज्यादा हुआ, वो जो क्लीवलैंड का फाउंडर मेंबर था, उसके साथ तो बहुत झगड़े हुए ऑक्सफोर्ड ग्रुप करके। और 10 ग्रुप खुलने के पीछे ये सबसे बड़ा रीजन था। लेकिन डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू के मुंह से मैंने ऑक्सफोर्ड ग्रुपर के लिए कभी भी आभार ही, जहां मैंने बिल डब्ल्यू के मुंह से देखा है आभार ही सुना है उन लोगों के। हालांकि बाल्टर टंग का ए फ्रेंड बने, अच्छे ए फ्रेंड बने बाल्टर टंग। और उसके बाद अब इन्होंने अपने सास का जिक्र कर दिया कि वो डॉक्टर मिसेज ब्रैनहम क्लार्क का, जो बिग बुक में हम पढ़ते हैं ना, कि वो मिस वो माइंडली ब्रेन हेमरेज हुआ था उनका, इनकी सास का। वो तो बिल के पीते टाइम ही चली गई थी। और वो भी बीमार हो गए, और वो भी बड़े साले के साथ रहने चले गए थे इनके ससुर जी, बिल बिल डब्ल्यू के ससुर। इस प्रकार से चीजें चल रही। अब देखो कैसे कैसे हो रहा है कि लठबाजी भी हो रही है भाई साहब। 5 शराबी टिका रखे हैं, इकट्ठे सारे लैप्स हो गए, छोड़ रहे हैं, पी रहे हैं, लैप्स हो गए, और एक दूसरे के ऊपर डंडे भी बरसा रहे हैं। और एक ने तो आत्महत्या कर ली, जो हमने बिग बुक में केस पढ़ा है, उसका नाम बिल सी था। और किस प्रकार से, और उस दिन जो है वो बिल और डब्ल्यू और लुइस भाई साहब एक ऐसी छोटे स्टेपिंग पे गए हुए थे, फिट्ज मायो के साथ काम कर रहे थे। मतलब फिट्ज मायो को सोबर करने के लिए भी काम कर रहे थे। फिट्ज मायो जो है वो कई केस लेके आता था, और दूर का, जैसे फिट्ज मायो के घर मैरीलैंड में गए हुए थे ये लोग दोनों ही विजिट करने, मैरीलैंड गए हुए थे बिल डब्ल्यू और लुइस। और पीछे से वो बिल सी ने, वो पता नहीं अब वो चुरा रहा था नेचुरल गैस इनसे घर से या कैसे था, या वो उसने पी ली थी, नशे के लिए पी ली थी, और बाद में आया तो मरा हुआ पाया उसे। और बाद में पता चला था इनको कि इसने, बिल सी ने सारे कपड़े कपड़े बेच दिए थे। और बिल सी भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था भाई साहब, ये भी एक बहुत बड़ा वकील था उस एरिया का। मतलब ये जो लोग मर रहे हैं या एल्कोहलिज्म के कारण, ये कुछ छोटी मोटी चीजें नहीं है। फिर सबको याद कर लिया बिल ने, सैमसू मेकर हो, कैलवरी मिशन, ये तो एक ही बात आ गई। चाहे वो डॉक्टर सिल्कवर्थ हो, चाहे हैंक पी को, फिट्ज मायो को, सारे लोगों को याद कर लिया। अब दो हमारे प्रमुख केंद्र, मतलब एक एक्रोन जहां हम बॉर्न हुए। एक्रोन में तो हम अभी वो कर्म ही नहीं रहे थे, और भगवान ने हमारे से पहले ही मीटिंग जो है शुरू कर दी। मतलब ये इनके लैब्स, डॉक्टर बॉब के लैब्स के टाइम भी एक मीटिंग जो है वो टी हेनरी विलियम और प्लेस विलियम के घर में स्टार्ट होगी। अब यहाँ तो 7 8 10 लोग हो जाएंगे एकदम। एक्रोन में तो 7 8 10 लोग हो जाएंगे। लेकिन वहां भी न्यूयॉर्क में भी एक मतलब डिवाइन पावर ने काम करा कि जो इन्होंने 5 महीने तक जो काम करा था ना शराबियों के ऊपर, वो लोग इकट्ठे होकर बात लग पड़े थे करने। जब बिल डब्ल्यू वहां चला गया तो देख लो, फिर याद लगी ना आने, यार वो बंदा इतना काम कर रहा था हमारे ऊपर, हम छोड़ सकते हैं। और फिर वहां भी एक नेचुरली ग्रुप जो है वो नंबर 2 ग्रुप जो है वो न्यूयॉर्क में फॉर्म हो गया। और बिल डब्ल्यू के वो जो घर का नीचे बेसमेंट टाइप जो कमरा था, उसमें जो है वो वहां पर भी दूसरा ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये 2 ग्रुप या 2 केंद्र जो है वो हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस के बन गए हैं। तो सारे का सारा डिवाइन पावर अपने तरीके से काम कर रही है, और आभार है यार इन महान विभूतियों का। धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच।